साल 1881 एलन ऑस्टिन नाम का एक शिप इंग्लैंड के लिवरपूल से न्यूयॉर्क के लिए अपने सफर की शुरुआत करता है। इस शिप के कैप्टन एजे ग्रिफिन थे, जिनके साथ दर्जनों लोग सवार थे जो एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर इस लंबे समंदर को पार कर रहे थे। कई हफ्तों तक सफर बिल्कुल सामान्य चलता है, लेकिन जैसे ही ये जहाज अटलांटिक ओशन के सार्गासो सी वाले हिस्से में पहुंचता है, सब कुछ बदलने लगता है। समंदर अचानक शांत हो जाता है, हवा थम जाती है और देखते ही देखते चारों तरफ एक घना कोहरा छा जाता है। इसी धुंध के बीच कैप्टन एजे ग्रिफिन की नजर दूर लहरों पर तैर रहे एक अजीब से जहाज पर पड़ती है, जो बिना किसी दिशा के बह रहा था। दूर से देखने पर वो बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी यही खामोशी एक अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। उस दौर में समुद्री लुटेरों का आतंक आम बात थी, जो पलक झपकते ही हमला कर पूरे के पूरे जहाज को लूट लेते थे। इसलिए कैप्टन ग्रिफिन को शक होता है कि कहीं इसे समुद्री डाकुओं ने तो नहीं लूट लिया। लेकिन जैसे ही वो इसकी जांच के लिए अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ उस जहाज तक पहुंचते हैं, वहां का नजारा देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाज पर मौजूद सारा कीमती सामान बिल्कुल सुरक्षित ढंग से रखा था, लेकिन यहाँ इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। ना कोई लाश थी और ना ही कोई संघर्ष के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा क्रू अचानक हवा में गायब हो गया हो। कैप्टन ग्रिफिन को यह बात काफी अजीब लगती है कि अगर किसी ने हमला किया होता तो लूटपाट होती, या अगर कत्ल हुआ होता तो कुछ तो निशान होते, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस जहाज के कीमती सामान के लालच और जिज्ञासा के बीच फंसकर कैप्टन ग्रिफिन उस लावारिस जहाज को एलन ऑस्टिन के साथ खींचकर अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं और अपने क्रू के कुछ एक्सपीरियंस लोगों को उस जहाज पर तैनात कर देते हैं। अब एलन ऑस्टिन आगे था और पीछे पीछे वो लावारिस रहस्यमयी जहाज चल रहा था। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन फिर अचानक मौसम करवट बदल लेता है और एक भयानक समुद्री तूफान दोनों जहाजों को अपनी चपेट में ले लेता है। कोहरा इतना घना हो जाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद जैसे ही तूफान थमता है और कैप्टन ग्रिफिन पीछे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे चल रहा वो दूसरा जहाज गायब हो चुका था। ग्रिफिन कई दिनों तक उस जहाज की तलाश करते रहते हैं और आखिरकार वो जहाज उन्हें एक बार फिर दिखाई देता है। लेकिन इस बार जो नजारा सामने आता है वो और भी डरावना होता है, क्योंकि जहाज फिर से खाली था और इस बार ग्रिफिन के अपने भेजे हुए एक्सपीरियंस क्रू मेंबर्स भी बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। लेकिन कैप्टन ग्रिफिन फिर भी हार नहीं मानते और एक बार फिर अपने कुछ लोगों को उस जहाज पर भेज देते हैं। लेकिन इस बार वो जहाज हमेशा के लिए गायब हो जाता है और उसके साथ गए लोग भी कभी वापस नहीं लौटते। जिस जगह ये रहस्यमयी घटना हुई थी उसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये इलाका करीब 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और अमेरिका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर फ्लोरिडा, नॉर्थ में बरमूडा आइलैंड और साउथ में पुर्तो रिको को जोड़ते हुए समंदर के बीच एक खतरनाक ट्रायंगल बनाता है। बरमूडा ट्रायंगल में घटने वाली एलन ऑस्टिन की वो कहानी इकलौती नहीं है, बल्कि ये तो उस खौफनाक रहस्य की महज एक छोटी सी झलक है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ सदियों से चली आ रही खौफनाक घटनाओं की वजह से बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल, द आइल ऑफ डेविल्स, ट्वाइलाइट जोन और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो आइए आज उस खौफनाक रहस्य में गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल का वो सच क्या है जिसने सैकड़ों सालों से इंसान की जिज्ञासा और डर दोनों को जिंदा बनाए रखा है। यहाँ से गुजरने वाले लोग, शिप्स और एरोप्लेन्स आखिर कहाँ और क्यों गायब हो जाते हैं? क्या यहाँ हुई डरावनी घटनाओं के पीछे सिर्फ समंदर का मिजाज जिम्मेदार है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा घटता रहा है जो हमारी समझ से कोसों दूर है? इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो बरमूडा ट्रायंगल की पहली रिटन मिस्ट्री आज से करीब 534 साल पहले साल 1492 में मिलती है, जब दुनिया के सबसे महान एक्सप्लोरर्स में से एक क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाजों के साथ नई दुनिया की तलाश में निकले थे। उनका मकसद भारत पहुंचना था, लेकिन अनजाने में उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली थी। अपनी इसी हिस्टोरिक जर्नी के दौरान कोलंबस का सामना उस रहस्यमय इलाके से हुआ जिसे आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से गुजरने के दौरान कोलंबस ने कुछ अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं को नोटिस किया था। कोलंबस अपने सफर की अहम घटनाओं को अपनी डायरी में दर्ज करते थे और उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने के दौरान भी जो देखा वो सब अपनी डायरी में लिखा। उन्होंने लिखा कि जैसे ही उनके जहाज इस एरिया में पहुंचे तो मौसम अचानक से खौफनाक हो गया। उनके कंपास की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने दिशा को ही बिगाड़ दिया हो। कभी रात के घने अंधेरे में उन्हें दूर होराइजन पर कुछ मिस्टीरियस लाइट्स दिखाई दी, तो कभी समंदर के बीचों बीच सफेद पानी के अजीबोगरीब धब्बे नजर आए। लेकिन
सबसे भयानक नजारा तब सामने आया जब उन्होंने अपनी आंखों से आग का एक विशाल गोला आसमान से सीधे समंदर की गहराई में गिरते हुए देखा। इस अजीबोगरीब वाकये के बाद जब वो और आगे बढ़े तो उनके जहाजों का सामना मीलों तक फैली समुद्री घास और झाड़ियों के ऐसे कालीन से हुआ जिसने समंदर के एक बड़े हिस्से को ढक रखा था। इस कालीन की परत कुछ जगहों पर इतनी मोटी थी कि कोलंबस के जहाजों के लिए उसे चीरकर आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया था। जहाज उस घास के जाल में इस तरह फंस रहे थे जैसे कोई उन्हें नीचे से पकड़ रहा हो। कोलंबस के क्रू मेंबर्स को डर सताने लगा था कि ये घास उन्हें धीरे धीरे खींचकर महासागर की गहराइयों में डुबो देगी, लेकिन फिर किसी तरह बहुत मुश्किलों को पार कर कोलंबस का जहाज उस जाल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। कोलंबस के बाद भी इस इलाके से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती रही जो और भी ज्यादा डरावनी थी। 16th and 17th सेंचुरीज के दौरान जब जहाजों के बेड़े इस इलाके से गुजरते थे तो सेलर्स के बीच ये धारणा बन गई थी कि इस इलाके में शैतानों का वास है। उस दौर के पुराने नक्शों और सेलर्स की डायरीज में दर्ज है कि कैसे शांत समंदर में अचानक साफ मौसम के बावजूद तेज हवाएं चलने लगती थी और पानी के नीचे से ऐसी डरावनी आवाजें आती थी जैसे कोई विशाल समुद्री दानव जहाजों को अपनी ओर खींच रहा हो। उस दौर में कई जहाज इस इलाके से ऐसे गायब हुए कि उनका फिर कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। दुनिया के मन में यह खौफ बैठ गया कि समुद्री सरहद के पार जाने का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। इसी तरह 1779 में अमेरिकन फ्रीडम फाइटर थॉमस लिंच जूनियर और उनकी पत्नी इसी इलाके में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनका फिर कभी कोई सुराग नहीं मिल पाया। साल 1840 में रोजली नाम की एक फ्रेंच शिप भी इस बरमूडा ट्रायंगल से अचानक लापता हो गया। हफ्तों की खोज के बाद जब वो जहाज मिला तो वो बिल्कुल सही सलामत हालत में था। उस पर लदा कीमती सामान भी एकदम सुरक्षित था, लेकिन उस जहाज पर एक भी इंसान नहीं मिल सका। हैरानी की बात यह थी कि पूरे जहाज में सिर्फ एक पिंजरे में बंद कैनरी बर्ड, एक बिल्ली और कुछ मुर्गियां जिंदा बची थी और उसके अलावा वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। इसके सालों बाद 1881 में एलन ऑस्टिन वाली घटना घटी जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस समंदर में ऐसा क्या है जो जहाजों और इंसानों को बिना कोई निशान छोड़े निकल जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद समंदर के इसी हिस्से में फिर से एक ऐसी घटना घटी जिसने अमेरिका की नेवी को भी हिला कर रख दिया। मार्च 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जारी था, उसी बीच अमेरिकन नेवी का कार्गो शिप यूएसएस साइक्लॉप्स, जो उस समय का एक फ्लैगशिप वेसल माना जाता था, ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए रवाना होता है। इस पर 306 लोग सवार थे और ये 10,800 टन मैंगनीज से लदा हुआ था जिसे एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ये जहाज अटलांटिक ओशन में तैरते हुए बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में पहुंचता है, अचानक जहाज का कंट्रोल टावर के साथ रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है। जब कई दिनों तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता है तो यूएस नेवी करीब 90 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन अटलांटिक का कोना कोना छान मारने के बाद भी यूएसएस साइक्लॉप्स का कोई अता पता नहीं चल पाता। इस तरह वो जहाज, उस पर लदा भारी भरकम मैंगनीज और सभी 306 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया क्योंकि यह साबित हो गया था कि इस एरिया के भीतर सिर्फ छोटे जहाज नहीं बल्कि नौसेना के सबसे ताकतवर वॉरशिप्स भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये रहस्यमय घटना यही नहीं रुकती। यूएसएस साइक्लॉप्स की घटना के 27 साल बाद ये बरमूडा ट्रायंगल एक बार फिर अमेरिका को बड़ा झटका देता है। जहाजों को पानी के नीचे दफन करने के बाद इस बार यहाँ की इनविजिबल पावर्स अपनी खौफनाक नजरें आसमान की ओर घुमा लेती है। 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें कलेक्टिवली फ्लाइट 19 कहा जाता था, फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल बेस से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। इन विमानों में 14 क्रू मेंबर्स सवार थे और मौसम पूरी तरह से साफ था। उनका फ्लाइट प्लान एक ट्रायंगल की तरह था। प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें फ्लोरिडा के कोस्ट से ईस्ट की ओर जाना था और हेन्स एंड चिकन शोल्स नाम की लोकेशन पर बमबारी की प्रैक्टिस करनी थी। इसके बाद उन्हें नॉर्थ की ओर मुड़कर ग्रैंड बहामा आइलैंड के ऊपर से गुजरना था और फिर तीसरी बार दिशा बदलकर साउथ वेस्ट की ओर वापस अपने बेस पर लौटना था। इस पूरे ग्रुप का नेतृत्व लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर कर रहे थे, जो एक अनुभवी पायलट थे और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पैसिफिक ओशन के वॉर जोन में कई कठिन मिशनों को सक्सेसफुली अंजाम दे चुके थे। शुरुआत में फ्लाइट 19 के साथ सब कुछ ठीक था। दोपहर करीब 2:30 पर टेलर और उनके पायलट हेन्स एंड चिकन शोल्स के ऊपर से उड़ान भरते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के प्रैक्टिस बम गिरा देते हैं।
लेकिन जैसे ही ये पांचों विमान अपने सफर के सेकंड फेज के लिए नॉर्थ की ओर रुख करते हैं, अचानक कैप्टन टेलर को लगता है कि उनके विमान का कंपास खराब हो गया है और उनके विमान गलत दिशा में उड़ रहे हैं। जब उन्होंने अपना मैनुअल कंपास निकाला तो वो भी इधर उधर डायरेक्शन लेस घूम रहा था। वो और उनकी टीम घंटों तक इधर से उधर फ्लाई करती रहती है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। वो फौरन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करते हुए कहते हैं कि वो सही दिशा का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा कि वो नॉर्थ में है या साउथ में है, और ऊपर से देखने पर नीचे उन्हें पानी कभी सफेद तो कभी हरा नजर आ रहा है। कंट्रोल टावर को भी समझ नहीं आता कि आखिर एक साथ पांचों विमानों के नेविगेशन सिस्टम्स कैसे फेल हो सकते हैं। इसके कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट टेलर थरथराती आवाज में अपनी टीम को उस अंजाम के लिए तैयार करते हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो सभी विमानों को एक दूसरे के करीब आने का आदेश देकर समंदर में ही उतरने का प्लान बनाते हैं। यह आखिरी बातचीत थी जो कंट्रोल टावर को मुश्किल से सुनाई देती है, और इसके बाद रेडियो पर एक लंबी खामोशी छा जाती है और देखते ही देखते सभी प्लेन्स रेडार से भी गायब हो जाते हैं। यूएसएस साइक्लोप्स के बाद फ्लाइट 19 के इन 5 विमानों का अचानक गायब हो जाना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इन विमानों को ढूंढने के लिए उसी रात एक पीबीएम मरीनर रेस्क्यू प्लेन भेजा जाता है जिसमें 13 लोग सवार थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वो रेस्क्यू प्लेन लापता विमानों की तलाश में उसी इलाके में पहुंचता है तो वो और उसमें सवार लोग भी रहस्यमयी तरीके से हवा में गायब हो जाते हैं। इसके बाद अमेरिकी नेवी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसमें 300 से ज्यादा विमान और जहाज अटलांटिक ओशन में 3 लाख स्क्वायर माइल्स के एरिया को छान मारते हैं। लेकिन ना तो फिर कभी फ्लाइट 19 के 5 विमानों और उनके क्रू का कोई सुराग मिला, और ना ही उन्हें रेस्क्यू करने गए प्लेन और उसमें मौजूद लोगों का कोई सुराग मिल सका। इन्वेस्टिगेटर्स को यह तक कहना पड़ा कि वो सभी विमान ऐसे गायब हो गए हैं जैसे वो मंगल ग्रह पर चले गए हो। 1945 की इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि उन प्लेन्स और उसमें सवार लोगों को समंदर खा गया या आसमान निकल गया। हर कोई इस इलाके में होने वाली घटनाओं को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा था। कोई इसे भूतिया जगह बता रहा था तो कोई इसे किसी दूसरी दुनिया से जोड़कर देख रहा था। लेकिन यहाँ होने वाली घटनाओं के पीछे हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। इस घटना के करीब 2 दशक बाद साल 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक राइटर आर्गोसी नाम की एक पल्प मैगजीन में एक आर्टिकल लिखते हैं जिसका नाम द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल था। इस आर्टिकल में गैडिस ने पहली बार इस इलाके को एक डिफाइंड शेप में एक्सप्लेन किया कि बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्तो रिको के कोस्ट को जोड़कर एक बड़ा ट्रायंगल बनता है जो अटलांटिक ओशन के लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। उन्होंने इस इलाके में होने वाली रहस्यमय घटनाओं के बारे में बहुत सी ऐसी बातें लिखी जो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। यही से बर्मुडा ट्रायंगल नेम फेमस हुआ जो हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ गया। विंसेंट का यह आर्टिकल इसलिए भी रातों रात मशहूर हो गया क्योंकि वो दौर साइ-फाई कहानियों और अजीबोगरीब कंट्रोवर्सीज का था। लोग रहस्यों के भूखे थे और इस पल्प मैगजीन ने उन्हें वो परोसा जो वो पढ़ना चाहते थे। लेकिन ये भी कोई पहली बार नहीं था जब इस पर खबरें पब्लिश हुई थी, क्योंकि इससे पहले 1950 में ही मायामी हेरल्ड ने इस इलाके की अजीबोगरीब घटनाओं पर चर्चा शुरू कर दी थी। 1952 में फेट मैगजीन ने भी सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन रहस्यों की बात की गई जो मायामी के समुद्री तटों के ठीक पीछे घट रहे थे। लेकिन इस मिस्ट्री को अमेरिका से निकालकर दुनिया भर में फैलाने का काम साल 1974 में चार्ल्स बर्लिट्स द्वारा लिखी गई द बर्मुडा ट्रायंगल नाम की किताब ने किया। ये बुक उस जमाने की बेस्ट सेलर बनी और इसकी करोड़ों कॉपीज बिकी। इसके बाद तो जैसे रहस्यमय कहानियों के बारे में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान की जुबान पर बर्मुडा ट्रायंगल का नाम आ गया। जहां एक तरफ पूरी दुनिया बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानती थी तो वही यहाँ घटने वाली घटनाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 22 दिसंबर 1967 को डैन ब्यूरैक और उनके दोस्त विचक्राफ्ट नाम की एक लग्जरी कैबिन क्रूजर बोट से मायामी बीच से कुछ ही दूरी पर समुद्र में क्रिसमस की लाइटें और किनारे का नजारा देखने निकले थे। लेकिन रात करीब 9 बजे कोस्ट गार्ड को रेडियो पर डैन ब्यूरैक का मैसेज आता है कि उनकी नाव किसी अननोन ऑब्जेक्ट से टकरा गई है, लेकिन कोई बड़ा खतरा नहीं है। हालांकि फिर भी कोस्ट गार्ड की टीम मैसेज मिलने के केवल 19 मिनट बाद उस सटीक लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी वहां ना तो विचक्राफ्ट नाव मिली, ना डैन ब्यूरैक और उनका दोस्त मिला, और ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिससे नाव टकरा सकती थी।
इसके करीब 3 साल बाद 4 दिसंबर 1970 को भी एक ऐसी घटना घटी जो बरमूडा ट्रायंगल की अब तक की सबसे अजीब रहस्यों में गिनी जाती है। उस दिन बहामास से फ्लोरिडा कोस्ट की ओर उड़ान भरते हुए पायलट ब्रूस गर्नॉन की नजर इस इलाके में एक अजीब से बादल पर पड़ती है जो धीरे धीरे एक सुरंग जैसी शेप लेने लगता है। जैसे ही उनका प्लेन उस टनल के अंदर एंटर करता है, चारों तरफ सफेद मटमैला घना कोहरा छा जाता है। उस पल उनके जहाज के सभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कंपास और नेविगेशन सिस्टम्स पागलों की तरह घूमने लगते हैं और रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस कोहरे से बाहर निकलते हैं, उनके सामने जो नजारा था उसने उनको हैरान कर दिया, क्योंकि उनके सामने मायामी का तट दिखाई दे रहा था। आमतौर पर जो दूरी तय करने में लगभग 90 मिनट लगते थे, ब्रूस ने उस दूरी को सिर्फ 45 मिनट में पूरा कर लिया था। उनके जहाज की मैक्सिमम स्पीड 180 माइल्स पर आवर थी, लेकिन उस दिन की कैलकुलेशन के अनुसार उनकी एवरेज स्पीड 300 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा रही थी, जो उनके एयरक्राफ्ट के लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल थी। इस अजीब घटना ने इस इलाके को लेकर लोगों के डर और जिज्ञासा दोनों को गहरा कर दिया। इसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें लगातार सामने आती रही। सदियों से चले आ रहे इन रहस्यों ने लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार खड़ा किया कि आखिर क्यों इस इलाके में आकर कुदरत के नियम बदल जाते हैं। इसी सवाल के जवाब में समय के साथ कई थ्योरी सामने आई, जिनमें से कुछ इतनी अजीब है कि उन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में एक वर्म होल मौजूद है, यानी एक ऐसा दरवाजा है जो सीधे किसी दूसरी डायमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स तक जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जो भी जहाज या विमान यहाँ गायब होते हैं वो नष्ट नहीं होते और न ही उनमें मौजूद लोग मरते हैं, बल्कि वो इस वर्म होल के जरिए एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और फिर वहीं पर हमेशा के लिए फंस कर रह जाते हैं। ये ख्याल ही अपने आप में इतना डरावना है कि कोई भी इंसान सिहर उठे। वहीं दूसरी तरफ सदियों पुरानी कहानियों में इस इलाके को लेकर एक और डरावना दावा किया जाता रहा है कि यहाँ किसी विशाल सी मॉन्स्टर का बसेरा है। कहा जाता है कि ये क्रीचर इतना ताकतवर है कि गुजरते हुए जहाजों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता है, और यही वजह है कि कई जहाज बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जिक्र हो और एलियंस की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत से लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल असल में एलियंस का एक सीक्रेट बेस है। यहाँ अक्सर यूएफओस देखे जाने की बातें की जाती रही है। माना जाता है कि एलियंस इंसानों और उनकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए उन्हें यहाँ से अगवा कर लेते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसमान में दिखाई देने वाली मिस्टीरियस लाइट्स किसी नेचुरल फिनोमिनन नहीं, बल्कि दूसरे ग्रहों से आने जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स का संकेत है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थ्योरी एटलांटिस से जुड़ी है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे कोई साधारण समुद्री तल नहीं, बल्कि हजारों साल पहले डूबा हुआ एटलांटिस का प्राचीन शहर मौजूद है। इस थ्योरी को तब और बल मिला जब 1968 में बहामास के पास बिमिनी आइलैंड के तट पर समुद्र के नीचे पत्थरों का एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला, जिसे बिमिनी रोड कहा जाता है। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का दावा है कि ये प्राचीन सिविलाइजेशन के अवशेष हैं और यहाँ आज भी एटलांटिस के वो पावरफुल एनर्जी क्रिस्टल्स एक्टिव हैं जो कभी उस सिविलाइजेशन को पावर देते थे। माना जाता है कि ये क्रिस्टल्स आज भी समय समय पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स छोड़ते हैं जो यहाँ से गुजरने वाले एयरक्राफ्ट्स और शिप्स के नेविगेशन सिस्टम्स को फेल कर देते हैं और उन्हें रास्ता भटकाकर समंदर में खींच लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट का हाथ भी मानते हैं। उनके मुताबिक इस इलाके में एरिया 51 जैसी कोई सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी मौजूद है और अमेरिकी सरकार यहाँ कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रही है। इस थ्योरी के मुताबिक अमेरिकी सरकार अपने एक्सपेरिमेंट्स को छुपाने के लिए जानबूझकर यहाँ से गुजरने वाले जहाजों और विमानों को गायब कर देती है ताकि उनके राज कभी बाहर न आ सके। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल को लेकर जितनी भी ये डरावनी थ्योरी सामने आती है, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स उन्हें महज अर्बन लेजेंड्स यानी मनगढ़ंत कहानियां मानते हैं। इन दावों को चैलेंज करने के लिए 1975 में फेमस राइटर लैरी कूशे ने द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नाम की एक बुक लिखी। कूशे ने सालों तक पुरानी लॉग बुक्स, अखबारों की कतरनों और मौसम के रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की। उनकी रिसर्च में सामने आया कि बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी ज्यादातर कहानियां या तो गलत रिपोर्टिंग का नतीजा थी या फिर उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। उन्होंने पाया कि कई जहाज जो बरमूडा ट्रायंगल में गायब बताए गए थे वो असल में वहां थे ही नहीं और कुछ घटनाओं में भयंकर तूफानों की जानकारी को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था, जिससे रहस्य और गहरा लगे।
इसी तरह नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी क्रेडिबल अमेरिकी गवर्नमेंट एजेंसीज का भी यही मानना है कि इस इलाके में कोई भी सुपरनैचुरल या मिस्टीरियस फोर्स मौजूद नहीं है। उनके अनुसार समंदर हमेशा से ही इंसानों के लिए अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक रहा है, और जब बैड वेदर, स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स या नेविगेशन एरर्स जैसी सिचुएशंस बनती है तो हादसे होना असामान्य नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में हुई कई घटनाएं वाकई अनयूजुअल लगती है, लेकिन उनके पीछे पूरी तरह साइंटिफिक कारण है। इन्हीं में से एक पॉपुलर साइंटिफिक थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की है। माना जाता है कि इस इलाके में मौजूद मैग्नेटिक वेरिएशंस जहाजों और विमानों के कंपास और नेविगेशन सिस्टम्स को कंफ्यूज कर सकते हैं, जिससे दिशा का अंदाजा गलत हो जाता है। दरअसल पृथ्वी पर दो तरह के नॉर्थ होते हैं, एक ज्योग्राफिक नॉर्थ जो मैप्स में दिखाया जाता है, और दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ जिसकी ओर कंपास की सुई इशारा करती है। इन दोनों के बीच के फर्क को मैग्नेटिक वेरिएशन कहा जाता है। आमतौर पर नेविगेटर इस फर्क को कैलकुलेट करके सही दिशा तय करते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के कुछ हिस्सों में ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ ऑलमोस्ट एक ही लाइन में आ जाते हैं, जिसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। पुराने समय में सेलर्स को इस बदलाव की सही समझ नहीं थी, इसलिए वो कंपास रीडिंग को सीधे मानकर चल पड़ते थे और रास्ता भटक जाते थे। ऐसे में असली समस्या किसी रहस्यमयी ताकत की नहीं बल्कि ह्यूमन कैलकुलेशन की थी। इसके अलावा एक साइंटिफिक थ्योरी ये भी है कि समुद्री तल के नीचे मीथेन गैस के विशाल भंडार मौजूद है। जब ये गैस अचानक किसी ज्वालामुखी की तरह फटती है तो पानी के अंदर अरबों छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, जिससे पानी की डेंसिटी अचानक कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में पानी जहाज का वजन संभाल नहीं पाता और जहाज अचानक किसी गड्ढे की तरह सीधे नीचे धंस जाता है। जो शिप्स यहाँ से बिना किसी डेब्रीज छोड़े अचानक गायब हुए थे, उनके पीछे यही वजह मानी जाती है। इसके साथ ही एक और बड़ा कारण एक्सट्रीम स्टॉर्म वेव्स को माना जाता है। ये लहरें कभी कभी 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची हो जाती है। जब ऐसी लहरें उठती है तो ऐसा लगता है जैसे सामने पानी की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई हो, जो किसी भी जहाज को पलक झपकते ही समंदर में निगल सकती है। इसी कड़ी में हेक्सागोनल क्लाउड्स की थ्योरी भी सामने आती है, जिसने इस रहस्य को और दिलचस्प बना दिया। साल 2016 में सैटेलाइट इमेजेस में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ अजीब हेक्सागोन शेप्ड क्लाउड्स देखे गए, जिन्हें साइंटिस्ट ने एयर बॉम्ब्स जैसा बिहेवियर करने वाला बताया। जब ये क्लाउड्स टूटते हैं तो इनमें से करीब 270 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज हवा नीचे की ओर गिरती है, जो समुद्र की सतह पर पावरफुल इंपैक्ट पैदा करती है। ये हवा इतनी ताकतवर हो सकती है कि शिप्स को अनस्टेबल और प्लेन्स के फ्लाइट पाथ को अचानक बदल सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई एयरक्राफ्ट इसी तरह के माहौल में फंस जाए तो उसकी स्पीड एबनॉर्मल तरीके से बढ़ सकती है। ब्रूस गर्नॉन का प्लेन जो 45 मिनट में ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था, उसके पीछे ये कारण हो सकता है। लेकिन इन सभी थ्योरीज के बावजूद नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों की संख्या दुनिया के किसी भी दूसरे बिजी सी रूट से ज्यादा नहीं है। लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा भी यही बताता है कि इस रूट को लेकर कोई एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि यूएस कोस्ट गार्ड भी बरमूडा ट्रायंगल को किसी रहस्यमयी जोन के तौर पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर इसे नक्शे पर देखा जाए तो इसकी कोई फिक्स्ड या क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री भी नजर नहीं आती, जिससे ये साफ होता है कि बरमूडा ट्रायंगल का डर जितना कहानियों में बड़ा दिखता है, हकीकत में उतना ठोस नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल ही दुनिया का इकलौता ऐसा इलाका नहीं है जहां इस तरह की रहस्यमयी घटनाएं होती है। पैसिफिक ओशन में जापान के पास मौजूद ड्रैगन ट्रायंगल में भी कई जहाजों और विमानों के गायब होने की घटनाएं घटी है, लेकिन उस पर उतनी चर्चा नहीं होती क्योंकि उस पर ना तो हॉलीवुड मूवीज बनी है और ना ही नॉवेल्स लिखे गए हैं। इस तरह भारत के ओडिशा के अमरदा रीजन में भी कुछ इसी तरह की अजीब घटनाओं की बातें सामने आती रही है, जिसे ओडिशा का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों इलाके लगभग एक ही लैटिट्यूड लाइन पर लोकेटेड है, जो इस पूरे रहस्य को और भी दिलचस्प बना देता है। ऐसे में देखा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल कोई जादुई या शापित जगह नहीं, बल्कि अनप्रेडिक्टेबल वेदर, ओशन करंट्स और नेचुरल फिनोमेना का एक कॉम्बिनेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी जगहों की घटनाएं खबर बनकर रह जाती है, जबकि बरमूडा ट्रायंगल की घटनाएं कहानियां बन जाती है।